हेलो गाइस। तो शुरुआत करते हैं आज हमारा नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के एमसीक्यूज़, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे सीटेड जुलाई के लिए पढ़ा था थ्योरी में। उसके हम एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मिल के मेरे साथ, आपका दोस्त और होस्ट देवेश के साथ। तो शुरू करते हैं लेव वाइगोत्स्की के पहले क्वेश्चन के साथ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया और चौथा ऑप्शन है डी परिपक्वता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे बीच में, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे ने, ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर सी कोहलर ने, ऑप्शन नंबर डी स्किनर ने। इसकी दी है ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। ZPD क्या दर्शाता है? ZPD क्या दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चे की वर्तमान क्षमता दर्शाता है, बच्चे की भविष्य की क्षमता दर्शाता है, बच्चे की वर्तमान और संभावित क्षमता के बीच का अंतर दर्शाता है, या बच्चे के सीखने की अक्षमता दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? तो बच्चे की वर्तमान और संभावित क्षमता के बीच का अंतर दर्शाता है। कौन? ZPD। ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का विकास कैसे होता है? तो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे बीच में, स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है पहले भाषा विकसित होती है फिर विचार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है पहले विचार विकसित होते हैं फिर भाषा विकसित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। पाड़ किसे कहते हैं? पाड़ या फिर इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने में बाधा डालना, ऑप्शन नंबर बी है सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है सीखने को हतोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी है सीखने को अनदेखा करना। तो पाड़ क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना। पाड़ होता है मचान होता है और ढांचा होता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला ऑप्शन है अकेले प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन है वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार और दंड के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी है निष्क्रिय रूप से अवलोकन करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके बच्चे सीखते हैं। यह वाइगोत्स्की के अनुसार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाइगोत्स्की ने किस प्रकार के विकास को महत्वपूर्ण माना है? तो वाइगोत्स्की ने किस प्रकार की महत्वपूर्ण माना है, किस प्रकार के विकास को? तो ऑप्शन नंबर ए है जैविक विकास, बी है मनोवैज्ञानिक विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है भावनात्मक विकास। तो कौन सा विकास वाइगोत्स्की ने आवश्यक या महत्वपूर्ण माना है? तो कौन सा? सी, ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विकास को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी है सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है केवल सीमित प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषण इनर स्पीच का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है दूसरों से बात करना, ऑप्शन नंबर बी है स्वयं को निर्देशित करना, ऑप्शन नंबर सी है दूसरों को आदेश देना, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरों की नकल करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्वयं को निर्देशित करना। मेरा कहना ऐसा है कि आंतरिक भाषण किसको कहा है वाइगोत्स्की ने? स्वयं को निर्देशित करने को आंतरिक भाषण कहा है वाइगोत्स्की ने। 10 नंबर तक क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे बीच में, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? तो पाठ्यपुस्तक से, शिक्षकों से, अधिक जानकारी अन्य लोगों से और प्रकृति से। तो किससे सीखते हैं आप बता सकते हो इसमें? मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, अधिक जानकार अन्य लोगों से वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अधिक जानकार अन्य MKO का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कम बुद्धिमान व्यक्ति MKO कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च बुद्धिमान व्यक्ति MKO कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति जो सीखने में सहायता करता है, किसकी? बच्चे की, वो MKO कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, केवल शिक्षक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोई भी व्यक्ति जो सीखने में सहायता करता है वो MKO कहलाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है। यह ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत है, सामाजिक है, जैविक है या मनोवैज्ञानिक है? तो कौन सी प्रक्रिया है सीखना? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उपकरण और भाषा को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो किसने माना है? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, कोलबर्ग ने, स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो किसने माना है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल जाते हैं हम। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संपर्क, ऑप्शन नंबर डी अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामाजिक संपर्क। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह सामाजिक संपर्क ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा टॉपिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निजी भाषण प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पियाजे ने दी है, ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की ने दी है, ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ग ने दी है, ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर ने दी है। तो किसने दी है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, वाइगोत्स्की ने दी है निजी भाषण प्राइवेट स्पीच की अवधारणा। चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना और विकास क्या है? स्वतंत्र है, परस्पर संबंधित है, परस्पर विरोधी है, अप्रभावित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परस्पर संबंधित है, सीखना और विकास। चलते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए कठोर अनुशासन आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी सहयोगी अधिगम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी रटकर याद करना आवश्यक है, एकांत में अध्ययन करना ऑप्शन नंबर डी ये आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सहयोगी अधिगम आवश्यक है। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी भाषा, गणित और प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी खिलौने, ऑप्शन नंबर डी केवल किताबें। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाषा, गणित और प्रतीक ये कल्चरल टूल माने जाते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जो हमारा वाइगोत्स्की को लेकर लास्ट क्वेश्चन है। अभी जीन पियाजे के क्वेश्चन इस लेक्चर में बाकी हैं, उनको अभी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? पहला उसका जैविक कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, चौथा केवल भौतिक कारक। तो जिसमें भी केवल शब्द आ जाए कैंसिल मारो कैंसिल मारो कैंसिल मारो। ठीक है, जहाँ केवल देखना है सब दूर कैंसिल करना है। ये अपने को नेगेटिव टैग वर्ड्स के रूप में ले सकते हैं केवल को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जीन पियाजे का सिद्धांत के आधार पर MCQ। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर MCQ की। पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास पर, दूसरा ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास पर,
तीसरा ऑप्शन नैतिक विकास पर और चौथा ऑप्शन भावनात्मक विकास पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे का सिद्धांत केंद्रित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल निष्क्रिय रूप से सुनकर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी सक्रिय रूप से खोज करके। ऑप्शन नंबर सी है वयस्कों की नकल करके। ऑप्शन नंबर डी है पुरस्कार और दंड के माध्यम से। तो जहाँ भी आपको निष्क्रिय दिखा सबसे पहले तो उसको कैंसिल कर दो। तो ऑप्शन नंबर ए गया हमारा, पुरस्कार दंड कैंसिल कर दो। ऑप्शन नंबर बी गया नकल करना, इसको भी कैंसिल कर दो। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया, बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अपन नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव टैग वर्ड्स को हटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सक्रिय रूप से खोज करके ये ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं कौन? बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरण है ये पूछा गया है। तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 है, ऑप्शन नंबर बी 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी 5 है, ऑप्शन नंबर डी 6 हैं। तो कितने हैं मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, बता ही देता हूँ मैं आपको क्लियरली। तो देख लीजिए। पहला है संवेदीगामक। क्या? संवेदीगामक। कौन सा है ये पहला है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, ये अवस्थाएं बता रहा हूँ मैं जीन पियाजे की आपको, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर इसको औपचारिक भी बोल सकते हैं। इसकी आप एज लिखना चाहें तो एज भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे बीच में, स्कीमा का क्या अर्थ है? ये चौथा क्वेश्चन है, स्कीमा का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन ए सीखने की अक्षमता स्कीमा होती है। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का संगठित ढांचा स्कीमा होती है। ऑप्शन नंबर सी है भावनात्मक प्रतिक्रिया स्कीमा होती है। ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक कौशल स्कीमा होती है। तो क्या होता है स्कीमा? ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का संगठित ढांचा, ये होती है स्कीमा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि क्या होती है? तो मैंने अभी बता के निपटाऊँ मैं आपको कि पहली तो होती है संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, इसको मैं लगा ही देता हूँ, राइट है ये। ठीक है, उसके बाद ये होती है पूर्व संक्रियात्मक, ये होती है मूर्त संक्रियात्मक, और ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक, या इसको औपचारिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज की इसकी विशेषता क्या होती है, ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए है तार्किक सोच होती है। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन नंबर सी है अहम केंद्रित सोच। ऑप्शन नंबर डी है अमूर्त सोच। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अहम केंद्रित सोच आ जाती है बच्चे के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आई मीन 2 से 7 वर्ष की आयु में। कितनी आयु में? 2 से 7 वर्ष की आयु में अहम केंद्रित सोच आने लग जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे बीच में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आई मीन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त रूप से सोच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है परिकल्पनाएं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है तार्किक रूप से सोच सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है अहम केंद्रित होते हैं। तो अहम केंद्रित तो हम अभी करके फ्री हुए हैं, जो किसमें होती है? पूर्व संक्रियात्मक में। तो ये तो ऑप्शन ऐसे कट गया। उसके बाद अमूर्त रूप से सोच सकते हैं, ये होता है किसमें? चौथी अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक में। तो इसको भी फ्री कर देते हैं। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी और सी। अब ऑप्शन नंबर बी जो देखते हैं, परिकल्पनाएं बना सकता है। परिकल्पनाएं भी जो इसकी चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें ही बनती है परिकल्पनाएं ज़्यादातर। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक सोच, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक सोच, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक सोच और ऑप्शन नंबर डी है अमूर्त और तार्किक सोच। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अमूर्त और तार्किक सोच औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे पैदा कर लेते हैं, या उनमें सोच ये उत्पन्न होती है, विकसित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक में, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक में, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक में। तो कौन सी अवस्था में होगा ये होगा संवेदीगामक अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व प्राप्त होने लग जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अहम केंद्रित सोच ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता है, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है ये। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है अनुभव और चौथा ऑप्शन है पुनर्बलन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुभव। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? अनुभव प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे बीच में अनुकूलन एडप्टेशन में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है? केवल आत्मसातकरण, केवल समायोजन, आत्मसातकरण और समायोजन दोनों, और पुनर्बलन और दंड। तो कौन सी होगी अनुकूलन में शामिल? आत्मकरण कौन सी बता देता हूँ मैं आपको, आत्मसातकरण और समायोजन दोनों। ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं हम। आत्मसातकरण एसिमुलेशन क्या अर्थ होता है? तो नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में शामिल करना, ऑप्शन नंबर ए ये अर्थ होता है एसिमुलेशन का, आत्मसातकरण का। ऑप्शन नंबर बी मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सी नई स्कीमा बनाना, ऑप्शन नंबर डी जानकारी को अनदेखा करना। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना एसिमुलेशन या आत्मसातकरण कहलाता है, या उसका अर्थ होता है। उसके बाद हम देखते हैं समायोजन किसे कहते हैं, समायोजन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं हम। ऑप्शन नंबर ए नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में शामिल करना, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर सी जानकारी को दोहराना, ऑप्शन नंबर डी भूल जाना जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौजूदा स्कीमा में परिवर्तन करना समायोजन का अर्थ होता है। किसका? समायोजन मतलब एकोमोडेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षण की अवधारणा सीखते हैं? कंजर्वेशन की अवधारणा सीखते हैं बच्चे। तो पियाजे के अनुसार ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक में, ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कंजर्वेशन या फिर संरक्षण की अवधारणाओं सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 पियाजे के सिद्धांत में भाषा का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र रहकर, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास के साथ, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संपर्क के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, संज्ञानात्मक विकास के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए वयस्कों से सुनकर, ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय रूप से देखकर, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय रूप से खोज करके, ऑप्शन नंबर डी रटकर याद करके। तो रटकर याद करके तो कभी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी खत्म कर दो। निष्क्रिय रूप से देखकर ख़त्म करो सालों को, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं। तो वयस्कों से सुनकर ये हो सकता है, पर ये किससे होता है? ये अगर लेओ वाइगोत्स्की की थ्योरी रहती तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होता, पर ये जीन पियाजे की थ्योरी है, तो ऑप्शन नंबर सी सक्रिय रूप से खोज करके बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 पे चले जाते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से कैसे भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिक तार्किक, ऑप्शन नंबर बी कम तार्किक, ऑप्शन नंबर सी समान, ऑप्शन नंबर डी अधिक रचनात्मक। तो 18 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कम तार्किक। ठीक है, वयस्कों की सोच जो होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से कम तार्किक रूप से भिन्न होती है। उनकी ज़्यादा होती है वयस्कों की और बच्चों की कम होती है तार्किक, बस इतना सा अंतर रहता है और सोच में कोई अंतर नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम। पियाजे के सिद्धांत में संतुलन आई मीन इक्विलिब्रेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कीमा में परिवर्तन करना, ऑप्शन नंबर बी नई जानकारी को शामिल करना, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी जानकारी को दोहराना। तो 19वें क्वेश्चन में आंसर नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखना संतुलन कहलाता है, इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कौन प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवंशिकता, ऑप्शन नंबर बी केवल वातावरण, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों, ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक कारक। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता क्योंकि केवल आनुवंशिकता आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो नहीं हो सकता क्योंकि केवल वातावरण आ गया, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता केवल सामाजिक कारक आ गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।